नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर क्लासेस में। अगर आप बिहार एसएससी, बीपीएससी ट्राई 4, बीपीएससी एईडी और री एग्ज़ाम, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ आपको एनसीईआरटी बेस्ड 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू मिलेंगे। निश्चित ही ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत मददगार साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है नेलांग घाटी किस राज्य में है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक और देख लीजिए, उत्तराखंड में फूलों की घाटी, याद रखिएगा उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी स्थित है। ठीक है, फूलों की घाटी स्थित है। हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी, किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी, किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी स्थित है। वहीं सिक्किम में चुम्बी घाटी, याद रखिएगा सिक्किम में चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है चुम्बी घाटी। जम्मू कश्मीर में याद रखिएगा कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर पूर्वी हिमालय, ऑप्शन बी है पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी है उत्तराखंड हिमालय, ऑप्शन डी है कश्मीर हिमालय। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा कश्मीर हिमालय, ऑप्शन नंबर डी। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा कश्मीर हिमालय। देखिए करेवा भू आकृति किसे कहते हैं, देख लीजिए करेवा भू आकृति कश्मीर घाटी में हिमोर निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा भू आकृति कहते हैं, जो कि केसर की खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, लिख लीजिए कश्मीर घाटी में हिमोर निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा भू आकृति कहते हैं। यह केसर की खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए है हुरंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन नंबर बी है चचाई प्रताप बीहर नदी, ऑप्शन नंबर सी है धुआंधार प्रताप नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी है बूढ़ा गाघ प्रताप कांची नदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बूढ़ा गाघ प्रताप कांची नदी, जो सम्मिलित नहीं है। बूढ़ा गाघ प्रताप कांची नदी पे नहीं है, बूढ़ा गाघ प्रताप बूढ़ा गाघ नदी पे स्थित है, बूढ़ा गाघ नदी पर स्थित है। अब कांची नदी पर कौन सा स्थित है? तो कांची नदी पर स्थित है दसम जलप्रपात देखिए ऑप्शन नंबर पे हुरंडू जलप्रपात
रुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे है, जो झारखंड राज्य में है। ऑप्शन बी में है चचाई प्रताप बीहर नदी पर, ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी पे है धुआंधार जलप्रपात, कहाँ पे है तो नर्मदा नदी पे है, किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए पुलिकट झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी कोलेरू झील, ऑप्शन डी कैलीवेली झील। देखिए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील किस राज्य में है तो उड़ीसा। सवाल बस इतना था, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो उत्तर हो जाएगा चिल्का झील। लैगून झील किसको बोलते हैं तो समुद्र जल का कुछ भाग बालू कंकड़ या प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य जल से अलग हो जाता है, तो इस प्रकार निर्मित झील को लैगून झील कहते हैं। देखिए समुद्र जल का कुछ भाग बालू कंकड़ या प्रवाल भित्ति द्वारा मुख्य जल से अलग हो जाता है, तो इस प्रकार निर्मित झील को लैगून झील कहते हैं। ठीक है, तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है, तो सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का झील है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। ऑप्शन ए है पूरब से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी है पश्चिम से पूरब की ओर, ऑप्शन सी है ऑप्शन सी है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन डी है दक्षिण से उत्तर की ओर। देखिए पश्चिम विक्षोभ जो है, पश्चिम विक्षोभ का उत्पन्न होता है भूमध्य सागर से। ये पश्चिम विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है तथा कैस्पियन सागर से आर्द्रता ग्रहण कर भारत के पश्चिम उत्तर पश्चिम भाग से प्रवेश करता है। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः घटती जाती है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए ये लिख लीजिए। देखिए पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होती है तो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है तथा कैस्पियन सागर से आर्द्रता ग्रहण करके भारत के पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करती है। पश्चिम से प्रवेश करती है और पूर्व की ओर क्रमशः बढ़ती है, तो वर्षा का मात्रा धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि कीट भक्षी पौधे जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कमी रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम की, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम की, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन की, ऑप्शन नंबर डी है जल की। देखिए कीट भक्षी पौधे वैसे पौधे जो कीट को खाते हैं, ऐसे पौधे जिस मृदा पर उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है उसमें, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, ये मध्य प्रदेश काट दीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सी विशेषता काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी को कपास मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं तथा स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, बिल्कुल सही है। इसमें नमी धारण की क्षमता अधिक होती है जिस कारण सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी है काली मिट्टी में रेत की मात्रा अत्यधिक होती है, बिल्कुल गलत है। काली मिट्टी में रेत की मात्रा बिल्कुल ही नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहते हैं। इसका नाम है कौन सा, रेगुर मिट्टी। अन्य नाम रेगुर मिट्टी स्वतः जुताई वाली मिट्टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी। ऑप्शन नंबर बी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान वर्धा। ऑप्शन नंबर डी टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए में है अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में है, बिल्कुल सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, बिल्कुल सही है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है केंद्र वानिकी अनुसंधान संस्थान वर्धा, यही गलत है। केंद्र वानिकी अनुसंधान संस्थान वर्धा नहीं बल्कि झांसी में है। झांसी में है, मध्य प्रदेश के झांसी में स्थित है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो नैरोबी में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, भोपाल में है। केंद्र वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो झांसी में है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो दिल्ली में है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी है राजस्थान। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी है लद्दाख। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। सवाल था चंबल नदी पर स्थित राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। तो राजस्थान में याद रखिएगा चंबल नदी पर स्थित जवाहर सागर बांध भी राजस्थान में स्थित है। क्या रखिएगा, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर राजस्थान राज्य में स्थित है। लिखिएगा जवाहर सागर बांध राजस्थान में चंबल नदी पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है निम्नलिखित में सही मिलान कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है खनिज छेद और ये खनिज छेद किस राज्य में अवस्थित है वो दिया गया है, उसको ही मिलान करना है। बेलाडीला एक में है बेलाडीला। बेलाडीला किस राज्य में है, तो बेलाडीला है छत्तीसगढ़ राज्य में। सी ये तरह गलत है, इसको कीजिए क्योझर किस राज्य में है, उड़ीसा। किस राज्य में है, उड़ीसा। क्योझर किस राज्य में है, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 3 है बालाघाट। बालाघाट कहाँ है, तो बालाघाट है मध्य प्रदेश। बालाघाट कहाँ है, मध्य प्रदेश। बालाघाट कहाँ है, मध्य प्रदेश।
केंद्रमुख। केंद्रमुख कहाँ है? केंद्रमुख है कर्नाटक। केंद्रमुख कहाँ है? कर्नाटक। बी कर्नाटक बी। तो देख लीजिए बेलाडीला छत्तीसगढ़, बेलाडीला छत्तीसगढ़। क्योझोर, क्योझोर उड़ीसा, क्योझोर उड़ीसा। बालाघाट मध्य प्रदेश, बालाघाट खनिज क्षेत्र मध्य प्रदेश। और केंद्रमुख खनिज क्षेत्र कर्नाटक में स्थित है। देखिए बेलाडीला लौह अयस्क के लिए है, लौह अयस्क खनिज के लिए। केंद्रमुख लौह अयस्क, केंद्रमुख कर्नाटक के लौह अयस्क खनिज के लिए है। क्योझोर उड़ीसा में है मैग्नीज के लिए। अब बालाघाट मध्य प्रदेश में है मैग्नीज के लिए। ठीक है, सवाल का उत्तर हो जाएगा CADB। CADB किस ऑप्शन में है? तो CADB ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले अगर दोस्तों आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पूरा पाषाण युग। ऑप्शन नंबर बी है नव पाषाण युग। ऑप्शन नंबर सी है ताम्र पाषाण युग। ऑप्शन नंबर डी है लौह युग। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ताम्र पाषाण युग। देखिए चालकोलिथिक युग या दूसरा नाम है इसका कैल्कोलिथिक युग। एग्ज़ाम में दोनों में से कोई भी नाम से सवाल पूछ सकता है। कैल्कोलिथिक युग या तो सवाल में ऐसे होता निम्नलिखित में किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो उत्तर वही होगा ताम्र पाषाण युग। चालकोलिथिक युग किसे कहते हैं? देखिए इस काल के लोग तांबे के औजार उपकरण का उपयोग करने लगे थे, जिस कारण इस काल को ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा इस काल में मनुष्य, इस काल में मनुष्य पत्थर एवं तांबे के उपकरण औजार का प्रयोग करने लगे थे, इसलिए इस काल को ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में वेद के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में इन वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के नाम दिए गए हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद, चौथा है यजुर्वेद। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय और या कौशिकी याद रखिएगा। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के नाम है ऐत्रेय। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है पंचवीस। क्या नाम है? पंचवीस। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम गोपथ है। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम गोपथ है। वहीं यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम शतपथ है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम शतपथ है। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण 3 नंबर पे है, सामवेद पंचवीस 4, अथर्ववेद गौपथ, यजुर्वेद शतपथ।
3 4 1 2 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है? तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 13 है, कलहन की राज तरंगी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गुडवाहो लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए है बिल के द्वारा, ऑप्शन बी है संध्याकर नंदी द्वारा, ऑप्शन सी है वाक्यपति द्वारा, ऑप्शन डी है बाणभट्ट द्वारा। पुस्तक गुडवाहो किसने लिखी है? तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाक्यपति द्वारा। ऑप्शन नंबर सी वाक्यपति द्वारा। तो वाक्यपति किसके दरबार में थे? देखिए, वाक्यपति कन्नौज शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि, ठीक है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। इन्होंने हर्षचरित्र तथा कादम्बरी पुस्तक लिखी थी, कादम्बरी पुस्तक, ठीक है। संध्याकर नंदी द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? तो रामचरित्र। ये पाल वंश के रामपाल के दरबारी कवि थे, ठीक है। बिल्हन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? बिल्हन द्वारा विक्रमादेव चरित्र। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन था कलहन की राज तरंगी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडवाहो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गोडवाहो लिखी गई थी वाक्यपति द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम आदिल शाह द्वित, ऑप्शन नंबर बी अली आदिल शाह, ऑप्शन नंबर सी कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर डी अकबर द्वित। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम आदिल शाह द्वित। इब्राहिम आदिल शाह द्वित बीजापुर के आदिल शाही वंश के प्रतापी राजा थे। देखिए, इब्राहिम आदिल शाह को दो प्रसिद्ध उपाधि प्राप्त थी, पहला जगत गुरु, दूसरा अबला बाबा। पहला जगत गुरु, दूसरा अबला बाबा। तो लिख लीजिए यहाँ पे, इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर के आदिल शाही वंश के प्रतापी शासक थे। इसे दो प्रसिद्ध उपाधि दी गई थी, पहला जगत गुरु, दूसरा अबला बाबा। ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि अबला बाबा उपाधि किसे दिया गया था? तो ऑप्शन में रहेगा इब्राहिम आदिल शाह द्वित। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, जेजाग भुक्ति प्राचीन नाम था। जेजाग भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? ऑप्शन नंबर ए बघेलखंड का, ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड का, ऑप्शन नंबर सी मालवा का, ऑप्शन नंबर डी विदर्भ का। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड का। जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषद का फारसी में अनुवाद कराया था? ऑप्शन नंबर ए है किताबुल उल बयां, ऑप्शन नंबर बी है अल फहरिस्त, ऑप्शन नंबर सी है सीर ए अकबर, ऑप्शन नंबर डी है मज उल बहरीन। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा सीर ए अकबर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ऑप्शन नंबर ए है गुरु हरहराय,
ऑप्शन नंबर बी है गुरु हरकिशन, ऑप्शन नंबर सी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी है गुरु तेग बहादुर। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। देखिए, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सूची 1 में आंदोलन दिया हुआ है और वो आंदोलन किस वर्ष हुआ है वो सूची वर्ष में दिया गया है, उसका मिलान कीजिए। हालांकि इस सवाल का उत्तर या सवाल में ही अरेंज कर दिया गया है, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। पाबना आंदोलन कब हुआ था? तो पाबना आंदोलन 1873 से 1885। एका आंदोलन कब हुआ था? एका आंदोलन 1922। संथाल आंदोलन कब हुआ था? संथाल आंदोलन 1855 से 1856। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? ताना भगत आंदोलन 1914। ये पाबना आंदोलन कहाँ हुआ था? तो किस बंगाल के किसानों ने। एक आंदोलन कहाँ हुआ था? तो अवध में। जगह पूछता है। एक आंदोलन अवध के बहराइच, हरदोई, सीतापुर और बाराबंकी में हुआ है। ठीक है, संताल विद्रोह। सिंधु कान्हू, सिंधु और कान्हू झारखंड, याद रखिएगा, सिंधु और कान्हू झारखंड 1855 से 1856। ताना भगत बंगाल में जतरा उरांव के नेतृत्व में हुआ था। बंगाल अवध का जो एक आंदोलन था किसका? मदारी पासी के नेतृत्व में। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 की ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 12 और 16, ऑप्शन नंबर बी है 14 और 18, ऑप्शन नंबर सी है 15 और 21 और ऑप्शन नंबर डी है 16 और 22। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 और 18। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़की और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 और 18 निर्धारित की गई थी। ठीक है, शारदा अधिनियम कब आया था? तो शारदा अधिनियम सन 1929 में आया था। कब आया था? सन 1929 में आया था। 1929 में, याद रखिएगा। प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्न से बाल विवाह निषेध कानून बना। इन्हीं के नाम पर ही शारदा एक्ट कहलाया। ठीक है, इस अधिनियम को, ठीक है, शारदा एक्ट प्रसिद्ध, इन्हीं के नाम पे शारदा एक्ट कहलाया। ठीक है, लिख लीजिए प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्न से बाल विवाह निषेध कानून बना। इन्हीं के नाम पर शारदा एक्ट कहलाया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन नंबर बी है कलकत्ता अधिवेशन 1901, ऑप्शन नंबर सी है अमृतसर अधिवेशन 1919 और ऑप्शन नंबर डी है नागपुर अधिवेशन 1920। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा तो कलकत्ता अधिवेशन 1901, जिसके अध्यक्ष थे दिनेश वाचा। अध्यक्ष कौन थे?
दिनेश वाचा, इसके अध्यक्ष थे दिनेश वाचा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है परिसंघात्मक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है एकात्मक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी है संघात्मक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघात्मक व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। संघात्मक व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें केंद्र अपने केंद्र में शक्तिशाली होता है और राज्य अपने राज्य में शक्तिशाली होता है। तो ऐसे संगठन को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। परिसंघात्मक व्यवस्था, देखिए परिसंघात्मक व्यवस्था अविनाशी राज्य का विनाशी संगठन कहा जाता है। एकात्मक व्यवस्था को कहा जाता है विनाशी राज्य का अविनाशी संगठन। ठीक है, एकात्मक में भी लिख लीजिए, सॉरी संघात्मक में भी लिख लीजिएगा, केंद्र अपने केंद्र में शक्तिशाली राज्य अपने राज्य में शक्तिशाली। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी है जगजीवन राम। देखिए, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, सी राजगोपाल को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। अंतरिम सरकार का शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, श्रम मंत्री थे। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1946। तो बोल रहा है प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किस अधिनियम से हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, जिसने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी को भी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी है भारत परिषद अधिनियम 1919, इसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। भारत में सांप्रदायिकता का जनक मार्लो मिंटो को ही कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिकता निर्वाचन का जनक मार्ले मिंटो को ही कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिकता
सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इनमें से कौन संविधान सभा के प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर ए है GN अयंकर, ऑप्शन नंबर बी है KM मुंशी, ऑप्शन नंबर सी है BN राव, ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद सादुल्ला। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा BN राव संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बल्कि ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। ठीक है, अब संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, पहला ऑप्शन नंबर में है अयंकर, तो इसके साथ याद रखिएगा अय्यर याद रखने का। दूसरा है KM मुंशी मोहम्मद, याद रखिएगा मुंशी मोहम्मद या मोहम्मद मुंशी। अय्यर, अयंकर, मोहम्मद मुंशी 4 हो गए। और अध्यक्ष तो नाम याद रहेगा BR अम्बेडकर, सबसे पहले अध्यक्ष का नाम याद रखना BR अम्बेडकर, 5 हो गए। 2 याद रखना TT माधव, क्या रखना है TT माधव, 2 को याद रखना है TT प्लस माधव। ठीक है, यहाँ नाम लिख देते हैं, पूरा नाम लिख देते हैं अल्लादी कृष्ण अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो सिर्फ अय्यर को याद रखना है। तीसरा है N माधव राव, अगला है TT कृष्णमाचारी। देखिए, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। 6 सदस्य में अय्यर, अयंकर, मोहम्मद मुंशी, TT माधव। याद रखने का ये ट्रिक है, पूरा नाम है देखिए ANG अयंकर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N माधव राव, TT कृष्णमाचारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, सिक्किम भारत का एक संबंध राज्य कब बना था? तो ऑप्शन नंबर ए है 30वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी है 32वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी है 35वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी है 42वें संशोधन के अंतर्गत। सिक्किम भारत का संबंध राज्य कब बना था? संबंध राज्य मतलब एसोसिएट स्टेट कब बना था सिक्किम? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 35वें संविधान संशोधन 1974 के अंतर्गत सिक्किम भारत का एसोसिएट स्टेट बना था। ठीक है, एसोसिएट स्टेट बना था, तथा 36वां संविधान 1975 के अंतर्गत सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना था। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए 36वां संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना था। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35वां संविधान संशोधन 1974। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए है जन्म द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है देशीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है किसी भाग के सम्मिलन द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय बैंक में धन जमा करने पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बैंक में जन जमा करने पर आप भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, भारत की नागरिकता 5 तरह से प्राप्त की जाती है। पहला देखिए यहाँ पे जन्म द्वारा, दूसरा वंश द्वारा, तीसरा देशीकरण, चौथा पंजीकरण, और पांचवा भूमि विस्तार से, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। तो भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। भारत के संविधान में नागरिकता का वर्णन भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। तो याद रखिएगा, भाग 2 और अनुच्छेद 'नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव से हटाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्र राजधानी का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 67वां, ऑप्शन नंबर बी है 69वां, ऑप्शन नंबर सी है 68वां, ऑप्शन नंबर डी है 70वां। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। इसी से रिलेटेड 17वां संविधान संशोधन 1992 को भी याद रखिएगा। इसके तहत दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन रहता है ये भी कि दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 17वां संविधान संशोधन 1992। क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ऑप्शन नंबर सी है पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर में बी में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अनुच्छेद है 338
क, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में है पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग के लिए अनुच्छेद है 338 का ख। तो ये तीनों अनुच्छेद को एक साथ याद रखिएगा। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 का क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 338 का ख पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। या ऑप्शन नंबर डी में है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ है, ये भी याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ है? 12 अक्टूबर 1993। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सूची 1 में समिति दिया गया है और ये समिति कब नियुक्ति हुई है, तो इसका दिया हुआ है वर्ष सूची 2 में। ठीक है, ए में है, ऑप्शन ए में है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ है? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ है। ऑप्शन बी में अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ है? अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ है। एल एम सिंघवी समिति का गठन कब हुआ है? एल एम सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ है। पी के थुंगन समिति का गठन कब हुआ है? पी के थुंगन समिति का गठन सन 1988 में हुआ है। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी। 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सभी समिति पंचायत राज से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? देखिए, ऊष्माक्षेपी किसको बोलती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती हो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा बाहर निकलती, ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो कथन नंबर 1 क्या देख लीजिए। बिना बूझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया। जब बिना बूझे हुए चूने के साथ जल को मिलाया जाता है तो भारी मात्रा में ऊष्मा निकलता है और पानी उबलने लगता है। अतः यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो कथन नंबर 1 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए। जैसे बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO प्लस पानी मिलाया जाता है, भारी मात्रा में ऊष्मा निकलता है। कथन नंबर 2 है एक अम्ल का तनुकरण। एक अम्ल का तनुकरण, तनुकरण का मतलब होता है अम्ल में जल मिलाना, अम्ल में जल मिलाना, अम्ल में जल मिलाना। जब किसी सांद्र अम्ल में जल मिलाया जाता है तो अत्यधिक ऊष्मा निकलता है। क्या? अत्यधिक ऊष्मा निकलता है, जिससे जिस बर्तन में वो अम्ल और पानी रखा रहता है वो बर्तन काफ़ी गर्म हो जाता है। अतः कथन 2 भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, कथन 3 में चलते हैं। जल का वाष्पीकरण। जल का वाष्पीकरण, यदि किसी जल को वाष्प में बदलना है तो उसके लिए बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। अतः इस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो कथन नंबर 3 ऊष्माक्षेपी नहीं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। चलते हैं कथन नंबर 4 का। कथन नंबर 4 में कह रहा है कपूर का ऊर्ध्वापातन। कपूर का ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन वह अभिक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है। ठीक है, उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। कपूर को जब ठोस से गैस में बदलने के लिए कपूर वातावरण से ऊष्मा सोखता है। अतः ऑप्शन नंबर 4 या कथन नंबर 4 भी ऊष्मा
शोषी अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2। तो किस ऑप्शन में है कथन 1 और कथन 2? तो ऑप्शन ए में है कथन 1 और कथन 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है धातु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। बिल्कुल सही है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो कथन 1 सही है। कथन 2 बोल रहा है सबसे भारी धातु लिथियम है। सबसे भारी धातु लिथियम है, गलत है। लिथियम सबसे हल्का धातु है। लिथियम सबसे हल्का धातु है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। बढ़ते हैं कथन 3 की तरफ। कथन 3 मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु मैग्नीशियम है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु मैग्नीशियम है। बिल्कुल गलत है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कैल्शियम है। क्या है? सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कैल्शियम है। मानव शरीर में लिख देते हैं, मानव शरीर में। कथन नंबर 4 क्या कह रहा है? द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा है। बिल्कुल सही है। एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान द्रव अवस्था में पाया जाता है वो है पारा। क्या है? वो है पारा। एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था पाया जाता है। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन गलत है? तो कथन 2 और कथन 3 गलत है। तो कथन 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 2 और 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है आर्कियोपटेरिक्स है। आर्कियोपटेरिक्स क्या है? ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए जुरैसिक काल का सरीसृप। ऑप्शन नंबर सी में देख लिए ट्राएसिक काल का सरीसृप। ऑप्शन नंबर डी में देख लिए ट्राएसिक तथा जुरैसिक दोनों काल का सरीसृप। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आर्कियोपटेरिक्स जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। ठीक है, आर्कियोपटेरिक्स जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। देखिए आर्कियोपटेरिक्स को इस सरीसृप और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। आर्कियोपटेरिक्स को सरीसृप और पक्षी के बीच के योजक कड़ी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 का आ रहा है पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? ऑप्शन 1 है जाइलम पेरेन्काइमा। ऑप्शन बी है जाइलम फाइबर। ऑप्शन सी है वाहिनिका। ऑप्शन डी है वाहिका। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा जाइलम पेरेन्काइमा। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाइलम पेरेन्काइमा। देखिए जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य है
पानी और खनिज को पूरे पौधे में भेजना। क्या है इसका मुख्य कार्य? क्या है का मुख्य कार्य? पानी और खनिज तत्वों को पूरे पौधे में भेजना। देखिए जाइलम ऊतक का 4 भाग, देखिए 4 भाग होता है। ठीक है, कौन कौन याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। वाहिका, वाहिनिका, जाइलम, पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है, भोजन को स्टोर करने का काम कौन करता है? तो जाइलम पेरेन्काइमा किस रूप में करता है? तो जाइलम पेरेन्काइमा पादपों में भोजन स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। ठीक है, स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। अब जाइलम फाइबर का बात करेंगे। जाइलम फाइबर पौधे को मजबूती प्रदान करता है। जाइलम फाइबर पौधे को मजबूती प्रदान करता है। क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जाइलम ऊतक का कौन सा भाग नहीं है। ठीक है, ये तीनों भाग दिया जाएगा, वाहिका, वाहिनिका, जाइलम पेरेन्काइमा, और एक ऑप्शन में फ्लोएम ऊतक का कोई भाग डाल देगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है, निम्नलिखित में से किस एक कोश के कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सूत्रकणिका, केंद्रक, हरितलवक। ऑप्शन नंबर बी है सूत्रकणिका, गोल्जीकाय, केंद्रक। ऑप्शन नंबर सी है सूत्रकणिका, जीव द्रव्यकला, केंद्रक। ऑप्शन नंबर डी है हरितलवक, केंद्रक और राइबोसोम। देखिए कोशिकांग में सिर्फ 3 ऐसे कोशिकांग हैं जिसमें डीएनए होता है। पहला याद रखिएगा, सबसे पहले केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ क्रोमोसोम के रूप में संगठित रहता है। ठीक है, हरितलवक जो है, हरितलवक पादप कोशिकाओं में भोजन बनाने का कार्य करता है। सूत्रकणिका जंतु कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूत्रकणिका, केंद्रक और हरितलवक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण पर आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है रेयान, कृत्रिम रेशा। ऑप्शन बी है विनियॉन। ऑप्शन सी नायलॉन। ऑप्शन डी है केवलर। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केवलर। बुलेट प्रूफ के जैकेट के निर्माण पर आमतौर पर केवलर का उपयोग किया जाता है, जो एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है। जिसका बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए केवलर का उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए केवलर का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा, निम्नलिखित में कौन सा मेडुला ऑब्लांगाटा का कार्य नहीं है? कौन सा मेडुला ऑब्लांगाटा का कार्य नहीं है? देखिए मेडुला ऑब्लांगाटा हमारे पश्च मस्तिष्क का सबसे निचला भाग होता है, जो हमारे शरीर का सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो हमारे शरीर का ऐसे लिखिए, यह हमारे शरीर का सभी
अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है रक्त दाब का नियंत्रण करना। तो रक्त दाब का नियंत्रण करना एक अनैच्छिक क्रिया है जिसे मेडुला ऑब्लोंगाटा के द्वारा किया जाता है, तो ये सही है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना, ये भी सही है। उपापचय का नियंत्रित करना, उपापचय का नियंत्रण करना, तो ये भी सही है। उपापचय क्या होता है? देखिए हमारे शरीर के अंदर पाचक रसों का स्राव उपापचय कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना तथा एक और लिख लीजिए, शरीर तथा शरीर की संतुलन को नियंत्रित करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना तथा शरीर का संतुलन को नियंत्रित करना। ये मेडुला ऑब्लोंगाटा का कार्य नहीं है, बल्कि इसको नियंत्रित करता है कौन? इसको नियंत्रित करता है अनुमस्तिष्क सेरिबलम करता है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, उपास्थियों में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? उपास्थियों में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? देखिए हमारे कंकाल तंत्र में 2 प्रकार की संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, अस्थि और उपास्थि। ठीक है, ये लिख लीजिए, हमारे कंकाल तंत्र में 2 प्रकार के संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। पहला है अस्थि और दूसरा है उपास्थि। ठीक है, अस्थि में कौन सा? देखिए हमारे कंकाल तंत्र में 2 प्रकार के संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, अस्थि और उपास्थि। तो क्वेश्चन है कि उपास्थि में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में है कॉन्ड्रीन, ऑप्शन बी में है ओसिन, ऑप्शन सी में है कार्टिलेजिन, ऑप्शन डी में है ओइसिन। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा उपास्थि में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम कॉन्ड्रीन है। उपास्थि में पाए जाने वाले प्रोटीन कॉन्ड्रीन है। उपास्थि में पाए जाने वाले प्रोटीन कॉन्ड्रीन है। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर ए। ऑप्शन है अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकिरण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए है परमाणु केंद्रक की, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉन की, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटॉन की, ऑप्शन नंबर डी है न्यूट्रॉन की। देखिए रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर तेज गति से चलने वाले अल्फा कण की बौछार की। इस दौरान उन्होंने देखा कि अधिकांश कण सोने की पन्नी को सीधे पार करके निकल जाती है, जबकि कुछ कण टकराने के बाद विचलित हो जाती है, और जबकि बहुत कम मात्रा में कण लगभग पीछे जिस ओर से अल्फा कण प्रभावित किया गया था उसी ओर लौट आती है। तो इस आधार पर रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला है, ठीक खाली है, लेकिन बीच में एक बहुत ही छोटा ठोस धन अवस्थित भाग होता है जिसे परमाणु का केंद्रक कहा जाता है। रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकिरण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकिरण
परमाणु केंद्र की खोज के लिए उत्तरदायी था। परमाणु केंद्र की खोज के लिए उत्तरदायी था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, देखिए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, परंतु दूर का वस्तु धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दो बार याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा, निकट दृष्टि को इंग्लिश में क्या नाम है, इसे मायोपिया भी कहते हैं। क्या, मायोपिया। देखिए, मायोपिया एक नाम याद रखिएगा। सेकेंड, प्लस अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस का, सॉरी, उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस कथन ए, इसमें नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है, इसमें नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है। अगर नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ेगी तो उसकी त्रिज्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ऑप्शन डी में देख लीजिए, नेत्र गोलक की त्रिज्या में वृद्धि होती है, तो ये भी सही है। तो कथन ए और डी तो सही है। बढ़ते हैं कथन बी की तरफ, देखते हैं। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। बिल्कुल सही है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। आज चलते हैं ऑप्शन नंबर सी, इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। बिल्कुल सही है, इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, इसीलिए तो दूर नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। इसमें तो चारों सही है। ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा सा इसमें सुधार करते हैं, ये कर देते हैं कि इसमें प्रतिबिंब रेटिना के सामने नहीं, पीछे बनती है। तब इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। कौन सा आ जाएगा 40 नंबर का आंसर, आंसर नंबर बी। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यही गलत है, यही गलत है। ये इस सवाल का हो जाएगा कथन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी शिमला। तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में स्थित है, जिसका गठन 1977 में हुआ है। जिसका गठन 1977 में हुआ है तथा इसका नाम बदलकर वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्था कर दिया गया है। नाम बदलकर कर दिया गया है, नाम बदलकर क्या रखा गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्था कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। लब शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। लब शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए टेनिस, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी पोलैंड, ऑप्शन नंबर डी बिलियर्ड्स। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेनिस। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेनिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है पेरू की राजधानी कहाँ है। पेरू की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है लापाज, ऑप्शन नंबर बी है क्विटो, ऑप्शन नंबर सी है लीमा, ऑप्शन नंबर डी है बगोटा। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लीमा। पेरू की राजधानी कहाँ है, तो पेरू की राजधानी लीमा है। लापाज, ऑप्शन ए में है लापाज। लापाज किस देश की राजधानी है, तो लापाज बोलीविया राजधानी याद कर लीजिएगा। ये बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी देश की राजधानी और सभी देश की मुद्रा याद कर लीजिएगा, जो बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन बी में है क्विटो। क्विटो किस देश की राजधानी है, इक्वाडोर। इक्वाडोर। बगोटा, बगोटा किस देश की राजधानी है, कोलंबिया। कोलंबिया का राजधानी कहाँ है, बगोटा। बगोटा।
फिर से देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी लीमा है। ऑप्शन ए में था लापाज, लापाज बोलिविया की राजधानी है। ऑप्शन बी में था क्विटो, क्विटो इक्वाडोर की राजधानी है। ऑप्शन डी में था बगोटा, बगोटा कोलंबिया की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 11 मई को। ऑप्शन नंबर बी है 21 मई को। ऑप्शन नंबर सी है 5 जून को। ऑप्शन नंबर डी है 28 फरवरी को। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 22 फरवरी। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण था? ऑप्शन नंबर ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी है तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो औद्योगिकरण किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 1961, जिसके तहत भारत में 3 लौह उद्योग की स्थापना की गई थी। भारत में 3 लौह उद्योग की स्थापना की थी। प्रथम दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, ये भी लिख लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्रिटेन के सहयोग से। दूसरा याद रखिएगा राउरकेला उड़ीसा, जितना भी चीज़ लिखने सब इम्पोर्टेंट है। राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से। तीसरा याद रखिएगा भिलाई छत्तीसगढ़ यूएसएसआर के सहयोग से। यूएसएसआर उस समय के यूएसएसआर, अभी के वर्तमान के रसिया। ठीक है। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 1961, जो कि पीसी महानल 20 मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस मॉडल पीसी महानन 20 मॉडल पर आधारित था, जिसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में 3 लौह उद्योग की स्थापना हुई थी। दुर्गापुर लौह उद्योग ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला लौह उद्योग जर्मनी के सहयोग से, भिलाई लौह उद्योग यूएसएसआर के सहयोग से। एक और लौह उद्योग है बोकारो लौह उद्योग तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया था। ये भी याद रखिएगा। ये तीनों दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ये बोकारो लौह उद्योग जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापना की गई थी यूएसएसआर के सहयोग से। यूएसएसआर के सहयोग से।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए है 65.46%, ऑप्शन नंबर बी है 68.84%, ऑप्शन नंबर सी है 78.4%, 78.04%, ऑप्शन नंबर डी है 82.14%। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% था। ऑप्शन नंबर सी में देखिए ये 74.04%, ये भारत की साक्षरता दर थी, कुल साक्षरता दर थी। भारत की साक्षरता दर कितनी थी? भारत की साक्षरता दर थी 74.04%, इसमें पुरुष और महिला सब मिला के, ठीक है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी? पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी? तो 82.14%, याद रखिएगा 82.14%। क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? तो महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 है। पुरुष की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 82.14%। ओवरऑल भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है भारत की पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में है गुजरात, ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में है राजस्थान। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। भारत में पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो भारत में पैठन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है जलोटी, ऑप्शन नंबर बी है यूरो, ऑप्शन नंबर सी है रूबल, ऑप्शन नंबर डी है दिनार। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलोटी। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है जलोटी। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वर्षा। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वर्षा में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है एम्स्टर्डम, ऑप्शन नंबर बी है लंदन, ऑप्शन नंबर सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी है पेरिस। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम कहाँ है? नीदरलैंड। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है, नीदरलैंड में स्थित है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का स्थापना कब हुआ था? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का स्थापना कब हुआ था? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का स्थापना 1971 में हुआ था, 1971 में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन था ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना सन 1971 ईस्वी में हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? क्वेश्चन नंबर 50 कर रहा है पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? ऑप्शन नंबर ए है सरोद, ऑप्शन बी है सितार, ऑप्शन सी है तबला, ऑप्शन डी है बांसुरी। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सितार। पंडित रविशंकर सितार से जुड़े हुए थे, सितार से जुड़े हुए थे। पंडित रविशंकर से इम्पोर्टेंट एक सवाल है, पंडित रविशंकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? तो पंडित रविशंकर को भारत रत्न 1999 में मिला था, याद रखिएगा। पंडित रविशंकर को मिला था, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा सितार। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? सितार। दोस्तों अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप इसका PDF चाहते हैं, ये PDF आपको मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसके थ्रू आप टेलीग्राम से जुड़िए।